तो मैंने यहाँ पे अभी स्क्रिप्ट टैग लगा दिया। अब इसके अंदर हम कंडीशंस लगाना चाहते हैं। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, उसमें वैल्यू स्टोर कर दिया 2। ठीक है, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि ए के अंदर 2 पड़ा है या नहीं पड़ा। ठीक है, तो वेरिएबल ए है, उसकी वैल्यू को चेक करना चाहता हूं कि उसमें ए में 2 है या नहीं है। मतलब क्या ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो 2 के बराबर है, या 2 से ज्यादा है, या 2 से कम है। तो यहाँ पे आपको कंडीशंस लगानी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंगली मैं यूजर को मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी जब आपने इफ लगानी है तो आप यहाँ पे कैसे सिंटेक्स लिखोगे, इफ लिखोगे, इफ के बाद ब्रैकेट शुरू करोगे और कंडीशन लगाओगे, क्या चेक करना चाहते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद आप करली ब्रेसेस लगा दो, उसके अंदर क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट की कंडीशन लगा, कंडीशन कमांड लिख सकते हो। यहाँ पे फिर से जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कब चलेगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कोड हेयर, बट इट विल रन ओनली इफ कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोड लिखोगे वो तब चलेगा जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। ठीक है, मतलब इसके अंदर हम कमांड लिखेंगे। जो हम इसके बाहर लिखते हैं वो तो हर टाइम चलती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी कमांड लिख दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने एक पीआर टैग लगाया और लिख दिया जावा स्क्रिप्ट रनिंग। ठीक है, तो ये तो कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो ये तो हर बार कोड चलेगा मेरा, जितनी बार मैं प्रोग्राम को रन करूंगा ये चलेगा। तो अगर आप यहाँ पे जाके, ठीक है, तो आप देखोगे मेरे पास स्क्रीन पे क्या आ गया, जावा स्क्रिप्ट रनिंग, क्योंकि वो कंडीशन के अंदर नहीं है, वो कंडीशन से बाहर पड़ी है। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि अगर ए की वैल्यू डबल इक्वल्स टू लगाना है यहाँ पे, जब आपने इक्वल्स टू कंपेयर करना है। ठीक है, तो सिंगल इक्वल्स टू जो होता है वो हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर है, वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। जब हम डबल इक्वल्स टू लगाते हैं मीन्स वो कंपैरिजन के लिए। अब इसका मतलब क्या होगा, इफ ए की वैल्यू 2 के बराबर है। ठीक है, अगर ऐसे लिखोगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें हमेशा कंपैरिजन के टाइम डबल इक्वल्स टू लगाना है। तो अब मैं कह रहा हूं इफ ए की वैल्यू 2 के बराबर है, और ये कंडीशन अगर ट्रू है, तो अभी देखो ए में क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे जो भी कमांड लिखोगे, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने मैसेज डाल दिया, फिर से एक br लगा दिया, h1 लगा दिया, सो मैं कह सकता हूं ए इज ए कंटेन्स, ठीक है, 2 वैल्यू। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये कब कमांड चलेगी, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसके अंदर लिखा है ये तब चलेगा जब इसकी वैल्यू 2 के बराबर है। अगर ए वेरिएबल की मैंने वैल्यू बदल दी तो ये कमांड नहीं चलेगी। ठीक है, तो अभी देखो, अब मैंने इसको रन करता हूं। ठीक है, तो उसने क्या कह दिया, ए कंटेन्स 2 वैल्यू, क्योंकि ए के अंदर 2 पड़ा है। अब हम ए की वैल्यू चेंज कर देते हैं, हम कह देते हैं 3 है। ठीक है, तो अभी जब इस कंडीशन पे आओगे तो हम कह रहे हैं ए के वैल्यू 2 के बराबर होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू तो 3 है। तो अब ये कंडीशन चलेगा ही नहीं, मीन्स ये मैसेज हमारे को दिखाई ही नहीं देगा। तो आप देखोगे अभी मैंने इसको रन किया तो वो मैसेज आएगा ही नहीं। ठीक है, तो मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो ये मैसेज आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम इफ कमांड कह देते हैं। ठीक है, तो हम कंडीशंस लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरी कंडीशन भी लगा सकता हूं कि मैं कह सकता हूं अगर ए के अंदर 2 से बड़ी वैल्यू हो। ठीक है, फिर मैंने एक इफ लगा दिया। अब ए से बड़ी वैल्यू हो तो मैंने क्या कर देना, ग्रेटर देन सिंबल लगा देना।
तो अब मैं क्या करूं, अगर ए के अंदर 2 से बड़ी वैल्यू हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए कंटेन्स वैल्यू ग्रेटर देन 2। ठीक है, पहले मैंने क्या कहा था, ए कंटेन्स 2 वैल्यू। अब मैंने दूसरी कंडीशन लगा दी कि ये मैसेज दे दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए कंटेन्स वैल्यू ग्रेटर देन 2। ठीक है, क्योंकि अगर ए में 2 से बड़ी वैल्यू, अब ए में क्या पड़ा 3, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब ये मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, ए के अंदर 2 से बड़ी वैल्यू पड़ी है, यस, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो हमारे को अब ये मैसेज आएगा कि इसमें 2 से बड़ी वैल्यू है। तो अब मैंने फिर से इसको रन किया। ठीक है, तो यू कैन सी ए कंटेन्स वैल्यू ग्रेटर देन 2। ठीक है, अगर मैं फिर से 2 कर देता हूं, ठीक है, तो अब क्योंकि कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ए में 2 के बराबर है। ठीक है, तो हमारे को फिर से मैसेज क्या आएगा, ए कंटेन्स 2। ठीक है, तो इस तरह आप इफ यूज करते हैं। तो अब ए कंटेन्स 2। ऐसे ही मैं लेस देन कंडीशन भी लगाना चाहता हूं, तो मैंने फिर से एक इफ लगा दिया। ठीक है, मैंने कहा अगर ए की वैल्यू लेस देन 2, तो हम यहाँ पे कह देते हैं लेस देन। ठीक है, अब मैंने 3 सिचुएशन लगाई हैं, तीनों के अकॉर्डिंगली मैंने ये मैसेज लिख दिया। ठीक है, अगर 2 हो तो ये मैसेज आए, अगर 2 से ज्यादा हो तो ये मैसेज आए, अगर 2 से कम हो तो ये मैसेज आए। तो अब मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब a इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसका मतलब ये कमांड नहीं चलेगी। ठीक है, a ग्रेटर देन 2, नो, a इज नॉट ग्रेटर देन 2, a में तो 1 पड़ा है, तो 1 ग्रेटर देन 2 नहीं है, तो ये भी कमांड नहीं चलेगी। ठीक है, a लेस देन 2, यस। ठीक है, तो हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा a कंटेन्स वैल्यू लेस देन 2। तो इस तरह इफ लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारे पास a कंटेन्स, ठीक है, वैल्यू लेस देन 2। किसी को डाउट इफ लिखने में? ठीक है, तो सिंपल सिचुएशन लगानी है, क्या चेक करने वाले हो। ठीक है, और आप उसके अंदर यहाँ पे आप मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, मैसेज डाल सकते हो, कैलकुलेशन डाल सकते हो, कुछ भी प्रोग्राम यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज को हम कह देते हैं कि आपने कंडीशंस लगा दी, इफ कंडीशंस लगा दी। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, मैं यहाँ ऑपरेटर्स के नाम लिख देता हूँ जो यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उनको हम कह देते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन, ठीक है, ऑपरेटर्स कह देता हूँ। तो पहला हमारे पास डबल इक्वल्स टू है। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू के लिए। फिर हमारे पास एक एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा के ऐसा सिंबल है। ठीक है, तो दैट मीन्स नॉट इक्वल्स टू, जब आप ये चेक करना चाहते हो। ठीक है, फिर आप ये लगा सकते हो ग्रेटर देन है, फिर आपके पास लेस देन है, तो ये कंपैरिजन कर सकते हो। फिर आप ऐसा भी कह सकते हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर आपके पास लेस देन इक्वल्स टू भी है। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। बाकी ऑपरेटर्स को मैं बाद में बात करूंगा, अभी पहले जो बेसिक ऑपरेटर हमारे को प्रोग्रामिंग में चाहिए होते हैं, तो इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। मतलब इफ के अंदर यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, बराबर का लिखना चाहता था। ठीक है, मैं यहाँ पे ये लिखना चाहता था कि अगर ए में 1 हो तो प्रिंट हो जाए ONE 1, मतलब वर्ड्स में प्रिंट हो जाए। तो तब हम क्या करेंगे, वी विल पुट कंडीशन इफ ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इसके अंदर ब्रैकेट लगा के वी कैन पुट डॉक्यूमेंट डॉट राइट
ठीक है, और फिर से मैं H1 टैग लगा सकता हूं और मैं कह सकता हूं ONE1। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा, अगर ए में 1 पड़ा हो तो स्क्रीन पे मैसेज क्या लिख दो, ONE। ऐसे ही आप इसको कॉपी करके जितनी कंडीशंस लगाना चाहते हो तो उतनी कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हो। टू, ठीक है, तो यू कैन से TW2। ठीक है, ऐसे ही 3 हो तो क्या लिखना चाहते हो, तो यू कैन पुट 3। ठीक है, ऐसे जितनी मर्जी कंडीशन लगाते रहो, अब उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, तो अब मैंने इसको रन किया कमांड को। ठीक है, तो आप देखोगे मेरे स्क्रीन पे क्या आ गया, 1, ONE1, क्योंकि वैल्यू क्या पड़ी है, 1। तो ये वाली कंडीशन ट्रू थी, इसके अंदर जो मैंने लिखा वो प्रिंट हो गया। बाकी कंडीशन सब फॉल्स हैं, इसलिए उनके अंदर कुछ लिखा वो नहीं आएगा। अब बाई चांस मैंने इसकी वैल्यू बदल दी, 3 कर दिया। ठीक है, तो 3 मीन्स ये कंडीशन गलत है, ये कंडीशन गलत है, ये कंडीशन ट्रू है। तो इसमें जो लिखा है मैंने वो स्क्रीन पे आ जाएगा। तो अभी देखोगे तो आपके पास 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं प्रॉम्प्ट भी लगा सकता हूँ, तो आई कैन यूज प्रॉम्प्ट। फिर से कह सकता हूँ एंटर अ नंबर। ठीक है, बिटवीन, या एंटर अ नंबर ही लिख देते हैं, तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको पार्स इंट कर दो। पार्स इंट मीन्स कन्वर्ट टू न्यूमेरिक। तो अब यूजर को पहले हम 1 2 3 जो था वो हम खुद एंटर कर रहे थे, अब मैं कह रहा हूँ उसकी जगह प्रॉम्प्ट करो। जो नंबर यूजर एंटर करे उसको ONE लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे गया, तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो देखो मेरे को प्रॉम्प्ट मैसेज आ गया। मैंने यहाँ पे 1 टाइप कर दिया तो मेरे स्क्रीन पे क्या आ गया, ONE1। मैंने इसको दोबारा रन किया, मैंने 2 टाइप कर दिया तो इसने क्या प्रिंट कर देना, TW2। ठीक है, मैंने 3 एंटर कर दिया तो यू विल फाइंड इट विल प्रिंट 3। ठीक है, तो जो सिचुएशन आपने लगाई है उसके अकॉर्डिंगली ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब बाई चांस आपने 5 नहीं लगाया, ठीक है, अभी हमने इधर 5 एंटर कर दिया, तो ऐसी कोई कंडीशन लगाई ही नहीं मैंने, ओके कर दिया, तो आपके पास कोई आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूजर को बताना चाहता हूँ कि ओनली 1 to 4 एंटर करना है आपने। तो हम फिर कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे कि इफ, मैंने यहाँ कह दिया कि अगर वैल्यू 4 से ज्यादा हो, 4 तक तो ये सब मैसेज प्रिंट कर दो, अगर 4 से ज्यादा हो, ठीक है, तो हम यूजर को मैसेज दे सकते हैं एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 4। तो यूजर को ये मैसेज मिल जाएगा कि अगर ग्रेटर देन 4 हुआ। तो अभी अगर आप देखोगे मैंने रन किया, मैंने 2 एंटर कर दिया, 2 एंटर करते TW2 आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया 8, 8 कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास, तो इमीडिएटली मेरे को मैसेज क्या आ गया, एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 4। ठीक है, तो आपने चेक लगा दी है। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। ठीक है, तो -1 के लिए मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, फिर से ओके किया तो फिर नहीं मेरे को कोई आउटपुट आएगी, तो मैं फिर से यहाँ एक कंडीशन लगा दूंगा। ठीक है, सो फिर से मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूँ और उसको कह रहा हूँ कि अगर ए की वैल्यू <<1 हुई, ठीक है, फिर से ये मैसेज दे दो कि वैल्यू ओनली 1 to 4 के बीच में होनी चाहिए। तो सारी कंडीशंस आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने -1 डाल दिया, तो उसने कह दिया एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 4, क्योंकि वो किस कंडीशन में चला गया, वो इस कंडीशन में चला गया। ठीक है, क्योंकि 1 से नीचे की वैल्यू एंटर कर दो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये चीज चलेगी। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ, यूजर से पूछना चाहता हूँ
कि वो वॉवल एंटर करे। मैं उसको वॉवल और क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट के बीच में फर्क निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा एंटर अ करेक्टर। है तो इसको तो पारसेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी एक करेक्टर को चेक करना चाहता हूं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर यूजर ने ए एंटर किया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा इट इज वॉबल। ठीक है, अब सिचुएशन क्या लगा दी कि अगर यूजर ने ए टाइप किया, ठीक है, तो हमने उसको क्या कहना है, इट इज वॉबल। तो अब इसको रन करके देखते हैं कोड को। ठीक है, सो मैंने कैपिटल ए टाइप कर दिया, ओके कर दिया, तो यू कैन सी ऑन माई कंडीशन हमारे पास मैसेज क्या आ गया, इट इज वॉबल। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन आप करेक्टर पे भी लगा सकते हो। ठीक है, इट इज वॉबल। बट अभी इसको मैंने दोबारा रन किया, मैंने स्मॉल ए डाल दिया। ठीक है, तो स्मॉल ए में तो कंडीशन लगाई ही नहीं है मैंने, तो इसका मतलब फिर से मेरे को स्मॉल ए पे भी कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, मेरे को एक बार फिर लिखना पड़ेगा कि अगर स्मॉल ए हुआ तब भी वो वॉबल है। ठीक है, ऐसे करके मेरे को सारी कंडीशन बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर ई हुआ, कैपिटल ई हुआ या स्मॉल ई हुआ तब भी वो वॉवल है। ठीक है, अगर मैंने कह दिया आई है, कैपिटल आई है या स्मॉल आई है तब भी वो वॉवल है। तो जितने हमारे वॉवल्स हैं सबको सिचुएशन देनी पड़ेगी। ठीक है, कैपिटल ओ है या स्मॉल ओ है तो मैंने उसका लिख दिया, फिर फाइनली मैंने कैपिटल यू लिख दिया है और स्मॉल यू लिख दिया, तो सारे कंडीशंस मैंने चेक कर लिया वॉवल्स वाली। ठीक है, मैंने सीधा इफ में सारे वॉवल्स चेक कर लिए। तो अभी कोई भी वॉवल मैं एंटर करूंगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यू टाइप कर दिया। ठीक है, तो उसने कह देना इट इज वॉवल, क्योंकि वो कंडीशन अवेलेबल है। ठीक है, और अगर मैंने क्या कह दिया आई है तो फिर भी कह देगा इट इज वॉवल। समझ में आ गया? तो वॉवल के लिए तो चलो हमारे पास 5 ही थे वॉवल्स, तो हमने 10 कंडीशंस लगा दी। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर ए के बिना उसने बी टाइप किया तो मैसेज आना चाहिए इट इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो मतलब ये कहने का हो गया 21 बार मेरे को कैपिटल लिखना पड़ेगा, 21 बार मेरे को स्मॉल लिखना पड़ेगा, मतलब 42 कंडीशंस लगानी पड़ेंगी कॉन्सोनेंट को चेक करने के लिए। गॉट इट? समझ में आ गया? तो इस केस में कॉन्सोनेंट को चेक करने के लिए हमें 50 40 मतलब 50 कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, तो कोड बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि जब आपने वॉवल चेक करना है, ठीक है, और उसके साथ उसका उल्टा भी चेक करना है, तो हम देखते हैं कि उसके लिए आप क्या कर सकते हो। सो फाइल, सेव एज, ठीक है, तो हमारे पास सिचुएशन एल्स सिचुएशन भी है। ठीक है, मतलब अगर तो ये कंडीशन हुई तब तो ये मैसेज दे देना है। ठीक है, अदरवाइज इसके बाद आप एल्स भी लिख सकते हो। एल्स मीन्स अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है, इट इज कॉन्सोनेंट। तो अब मीनिंग क्या बन गया कि अगर यूजर ने कैपिटल ए टाइप किया, ठीक है, तब तो कह देना, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी, तब तो टाइप कर देना है इट इज वॉबल। ठीक है, अगर यूजर ने करेक्टर ए नहीं टाइप किया
तो उसको क्या कह देना है, इट इज कॉन्सोनेंट, मतलब एल्स में चला जाएगा, तो इसको हम इफ एल्स कह देते हैं। ठीक है, तो इफ के साथ आप एल्स भी लगा सकते हो। तो अभी देखोगे मैं रन कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ कैपिटल ए टाइप किया है, तो कंडीशन ट्रू है, तो आपको इमीडिएटली मैसेज क्या गया, इट इज वॉबल। अब मैं यहाँ पे जाके बी टाइप कर देता हूँ, तो मेरी कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गया। तो जैसे ही फॉल्स हो जाएगा वो उसके एल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो वो इमीडिएटली मेरे को मैसेज क्या दे देगा, इट इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, क्लियर। तो इफ एल्स का ये फायदा है कि अगर ट्रू कंडीशन है तो ये करना है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स वाला सेक्शन करना है, तो इसको हम कह देते हैं इफ एल्स। ठीक है, क्लियर। सो यहां पे जो कोड लिखोगे, इफ कंडीशन इज ट्रू, और यहां पे एल्स में कोड वो लिखोगे, ठीक है, कोड हियर इफ कंडीशन इज फॉल्स, वो वाली कंडीशन लगाओ। ठीक है, तो इफ एल्स लगा सकते हो। ठीक है, बट अब हमारे इस कोड में मैंने इफ एल्स तो लगा दिया। ठीक है, अब मैंने यहां पे जाके क्या किया, इसी कोड को रन किया, मैंने ई एंटर कर दिया, तो ई तो कॉन्सोनेंट नहीं है। ठीक है, और जैसे ही मैंने ओके कहा तो उसने कहना है इट इज कॉन्सोनेंट, क्योंकि हमने किसके अगेंस्ट चेक किया हुआ है, हमने चेक किया ओनली ए के अगेंस्ट, हमने ई के अगेंस्ट नहीं चेक किया, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे चला गया और उसने मेरे को मैसेज दे दिया इट इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं कि आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, सो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास पहला ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं और ऑपरेटर। ठीक है, इसका जो सिंबल है, डबल पाइप सिंबल यूज करना है, एंटर के ऊपर शिफ्ट दबा के जो सिंबल होते हैं वो वाला सिंबल यूज करना है, ये सिंबल यूज करना है। ठीक है, और ये यूज किस लिए होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक से ज्यादा कंडीशंस को इकट्ठा करके रिजल्ट ढूंढने के लिए। ठीक है, तो इसको यूज किस लिए करेंगे, टू कंबाइन मोर देन वन कंडीशन, एक से ज्यादा कंडीशन के लिए। ठीक है, और ऑपरेटर क्या करता है, और विल गिव यू ट्रू इफ एनी कंडीशन इज ट्रू। मतलब जितनी मैं कंडीशनें बताऊंगा उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ये ट्रू कंडीशन ही होगा, देगा मेरे को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं दो कंडीशन इकट्ठी करने वाला हूं कि अगर ए कैपिटल ए के बराबर हो या ए ई के बराबर हो, तो यहाँ पे मैं या बोल रहा हूं, तो अंडरस्टूड है, और ऑपरेटर लगेगा। तो मैंने इसको कॉपी किया, या कॉपी करने की जगह मैंने बीच में और ऑपरेटर लगा दिया, और मैंने कह दिया ए इक्वल्स टू ई। तो अब आपने इफ के अंदर दो कंडीशन। हाँ जी, ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟਰ ਲਗਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਔਰ ਆਪਰੇਟਰ ਸਿੰਬਲਸ ਇਹ ਜਸਟ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾ नहीं नहीं, ये तो रिमार्क्स है, रिमार्क्स हैं ये जो लिखे हैं ऊपर, रिमार्क्स ये तो मैंने रिमार्क्स लिखे हैं समझाने के लिए, ये नहीं चलेगा, कोड नहीं चलेगा ये। ठीक है, ये मैंने बताया था कि जब भी आप कोई कोड लिख, मतलब यूजर को बताना चाहते हो, तो ये तो मैं समझाने के लिए मैसेज लिख रहा हूँ, ये कोई चीज नहीं है। मेरे कमांड्स तो ये वाली है जिनके आगे ओके स्लैश नहीं है। दोज आर नॉट मैंडेटरी टू राइट
नो, वो तो मैंने समझाने के लिए कि जब ये फाइल खोलो तब आपको पता लग जाए मैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। ओके कमेंट्स हैं वो, कुछ नहीं है, इट्स ओनली कमेंट्स। ठीक है, तो अब मैंने दो कंडीशन लगा दी कि क्या ए, जो ए वेरिएबल है उसमें क्या कैपिटल ए पड़ा है और क्या उसमें ई पड़ा है, तो दो कंडीशन लगा दी। अब मैंने क्या, और मेरे को क्या रिटर्न करता है कि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई तो ये मेरे को इसके अंदर लेके जाएगा। मतलब मैंने ए के अंदर कैपिटल ए लिखा या स्मॉल कैपिटल ई लिखा, तो दोनों में से कुछ भी लिखा तो ये मेरे को इट इज वॉवल कहेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करके फिर से देख लेते हैं। मैंने कैपिटल ए लिखा, ठीक है, उसने कह दिया इट इज वॉवल। मैंने कैपिटल ई लिखा, ठीक है, उसने फिर से कह देना इट इज वॉवल। क्योंकि दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई तो वो ट्रू में ही जाएगा। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे ओ डाल दिया या आई डाल दिया, ऐसी कंडीशन तो मैंने बताई ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो मेरे को ऑटोमेटिकली कहाँ ले गया, फॉल्स में। ठीक है, मतलब ये जो कंडीशंस मैं लगा रहा हूं उनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो वो मेरे को ट्रू कंडीशन में लेके जाएगा। तो ऐसे करके अब मैं सब लगा सकता हूँ यहाँ पे, तो एक ही लाइन में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया ओ, फिर मैंने लिख दिया डू। तो अब मैंने पांचों कंडीशन जो पहले नीचे को लिख रहा था उनको मैंने और लगा के लिख दिया कि ए में ये वाला करेक्टर हो या ये करेक्टर हो या ये करेक्टर हो या ये करेक्टर हो या ये करेक्टर, इनमें से कुछ भी हो, एक कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो जैसे ही मैं आई, कैपिटल आई एंटर करूंगा तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, बट ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, बट एक कंडीशन तो ट्रू है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको ट्रू कंडीशन में लेके जाएगा। तो अभी आप कोई भी करेक्टर डालोगे, आई डालोगे, तो पहली दो कंडीशन फॉल्स हैं, आई वाली कंडीशन ट्रू है, उसके पीछे दो कंडीशन जो पड़ी हैं वो भी फॉल्स है, बट एक कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए मेरे को ऑटोमेटिकली ये क्या कहेगा, इट इज वॉवल। ठीक है, ऐसे ही अब मैं स्मॉल ए वगैरह के लिए भी लिखना चाहता था तो मैंने और कंडीशंस लगा देनी कि अगर स्मॉल ए हो, ठीक है, और स्मॉल ई हो, ठीक है, और स्मॉल आई हो, और स्मॉल ओ हो, और स्मॉल यू हो। तो जो पहले मैं बहुत सारी इफ लगा रहा था, अब मैं उसके लिए एक ही इफ के अंदर बहुत सारी कंडीशंस लगा दी, तो 10 कंडीशंस लगा दी, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो ये वॉबल ही बोलेगा। ठीक है, तो अभी मैंने इसको रन किया, ठीक है, मैंने स्मॉल ए भी डाल दिया तो फिर भी कहेगा इट इज वॉबल। ठीक है, मैंने कैपिटल यू डाल दिया फिर भी कहेगा इट इज वॉबल। ठीक है, मैंने पी डाल दिया, अब वो 10 कंडीशन के अंदर में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ ले जाएगा, इट इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं कुछ भी डालता हूँ, ठीक है, स्मॉल ओ डालता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मेरे को वॉवल बताएगा। तो ये कह सकते हो कि जब आप चेक करना चाहते हो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है तो आप इस तरह का कोड लिख सकते हो। ठीक है, सो एक से ज्यादा कंडीशंस लगा सकते हो। समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो इसको हम लॉजिकल ऑपरेटर कह देते हैं। ठीक है, जब आप एक से ज्यादा कंडीशंस लगाते हैं। ठीक है, सो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। ठीक है, मैंने कहा एंटर योर क्वालिफिकेशन, ये पूछ लिया एंटर योर क्वालिफिकेशन।
अब मैं कंडीशन लगाना चाहता हूं कि अगर उसकी क्वालिफिकेशन बीए है, एमए है, ठीक है, या बीसीए है या एमसीए है, तो एलिजिबल है, जॉब के लिए एलिजिबल है। तो मैं कंडीशन कैसे लिखूंगा, इफ, ठीक है, कैपिटल में कंसीडर कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम भी उस तरह ही रख सकते हो, वी कैन से क्यू, है, तो क्यू वेरिएबल अगर इक्वल्स टू बीसीए के बराबर है, फिर से मैं कहूंगा और क्यू इक्वल्स टू बीए के बराबर है, ठीक है, और क्यू इक्वल्स टू एमसीए के बराबर है, ठीक है, और क्यू इक्वल्स टू एमए के बराबर है। तो ये सिचुएशन मैंने बता दी, ठीक है, और मैं यहाँ पे, ठीक है, फिर से लिख सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। सो ये सिचुएशन लगा दी। अगर ये क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती, ठीक है, तो मैं उसको मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है, योर क्वालिफिकेशन डज नॉट मैच, सो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो यूजर से मैं क्वालिफिकेशन पूछ रहा हूँ, बीसीए, बीए, एमसीए, एमए, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन पूछ रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली उसको बता रहा हूँ कि आप जॉब के लिए एलिजिबल हो या जॉब के लिए नॉट एलिजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंटर योर क्वालिफिकेशन, तो मैंने बीए कैपिटल में टाइप कर दिया, ठीक है, उसने क्या कह दिया, यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब, जो कि ट्रू कंडीशन में गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एमसीए डाल दिया, ठीक है, उसने कहा यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ठीक है, मैंने यहाँ पे पीएससी डाल दिया, पीएससी तो हमने वहां कंडीशन नहीं बताई हुई, तो मेरे को इमीडिएटली क्या कह देगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। तो कहीं पे भी आप इस तरह चेक लगाना चाहते हो कि यही क्वालिफिकेशन वाला बंदा एलिजिबल है, ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन वाला एलिजिबल नहीं है, ठीक है, तब भी आप इफ लगा के उसमें और लगाओगे कि इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, तो फिर से हम और लगा देते हैं, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये यूजर जो टाइप कर रहा है बीसीए, एमसीए, ठीक है, तो ये गलती से वो कैपिटल स्मॉल में लिख सकता है, तो जनरली वी डोंट आस्क लाइक दिस, तो हम इसका आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक सिलेक्शन बॉक्स बना देता हूँ। आपको मालूम है हमने सिलेक्ट यूज किया था, उसमें हम आईडी लिख देते हैं, ठीक है, तो क्यू को मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसको आईडी दे दिया क्यू, और इसके अंदर हम सिलेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट में हम ऑप्शंस डाल देते हैं, तो ऑप्शन में जो जो क्वालिफिकेशन देना चाहते हो आप यहाँ पे दे दो। ठीक है, तो मैंने पहली ऑप्शन दे दी बीए, ठीक है, फिर यहाँ से मैंने आगे वाली क्वालिफिकेशन देता जाता हूँ, एमए, बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक। ठीक है, तो ये सब सिचुएशंस लगा दी। अगर मैं अभी इस कोड को रन करता हूँ, ठीक है, तो इसमें अभी आप प्रॉम्प्ट आप बंद कर सकते हो।
ठीक है, तो हम प्रॉम्प्ट को बंद कर सकते हैं कि हमें प्रॉम्प्ट नहीं चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे देखो आपको ड्रॉप डाउन दे दिया आपने, उसके अंदर आपको, ठीक है, सारी क्वालिफिकेशन आपने यहाँ बता दी, यूजर इधर से ही सिलेक्ट करे रादर देन प्रॉम्प्ट करने की जगह पे। ठीक है, तो हम इसके आगे ही लिख देते हैं कि सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो मैंने उसके आगे ही एक H1 लगा दिया और उसमें ही मैंने सिलेक्ट कमांड लगा दिया। अब यहां से मैंने ये प्रॉम्प्ट बंद कर दिया। इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी उठाओ, क्यू वाली, क्योंकि वो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, और उसके क्या उठाओ, वैल्यू, जैसे लास्ट क्लास में कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट नहीं कहा, मैंने कहा इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू लेके आओ जो क्यू में सिलेक्टेड है। ठीक है, तो क्यू में, ये क्यू मेरा आईडी है, तो इसके अंदर से जो चीज सिलेक्ट करेगा वो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्यू में आ जाएगी, तो उसको मैं चेक करूंगा। ठीक है, तो अब देखोगे, इसको कोड को रन करते हैं। ठीक है, सो अभी बीए लिखा हुआ था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली अब ये चेंज होना चाहिए कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसके अकॉर्डिंगली क्वालिफिकेशन चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो कोड हमारा ऑटोमेटिकली पहले ही रन हो जाता है। तो अगर आपको लास्ट क्लास में याद होगा हमने क्या किया था, कोड अपने आप रन ना हो तो हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया था। ठीक है, तो आज मैंने कहा चेक क्वालिफिकेशन, चेक क्वालिफिकेशन, तो मैंने ये फंक्शन बना दिया, उसके अंदर मेरा कोड डाल दिया। ये लास्ट क्लास में हमने सब्ट्रैक्ट के लिए बनाया था, आज मैंने कह दिया चेक क्वालिफिकेशन। सो जैसे ही अब मैंने चेक क्वालिफिकेशन फंक्शन बना दिया तो मेरा नीचे वाला कोड अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं यूजर इसमें से जैसे ही वो सिलेक्ट करे, ठीक है, और एक बटन लगा देता हूं, उसके ऊपर क्लिक करे, तब मैसेज आना चाहिए। तो हम लास्ट क्लास में किया था कि हम सिलेक्ट के बाद, ठीक है, एक बटन लगा देते हैं और उसके ऑन क्लिक पे, ठीक है, हम चेक क्वालिफिकेशन इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ठीक है, और उस पे एक मैसेज डाल देते हैं चेक, और ये हमारा बटन हमने बंद कर दिया। अब मीनिंग क्या बन गया, यूजर इसमें से सिलेक्ट करेगा और चेक बटन पे क्लिक करेगा, उसके बाद क्या होगा, मेरा चेक क्वालिफिकेशन वाला प्रोग्राम रन होगा, उसमें से मैं वैल्यू उठाऊंगा, उस वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा और मैं बताऊंगा कि वो एलिजिबल है या नॉट एलिजिबल है। ठीक है, तो अब मैंने इधर से जाके इस तरह लगा दिया। अब उसने बीए सेलेक्ट किया, ठीक है, या एमसीए सेलेक्ट कर लिया, मैंने कहा चेक। ठीक है, तो उसने कहा यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ठीक है, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने बीटेक सेलेक्ट कर दिया, तो बीटेक वाली कंडीशन तो लगी नहीं हुई, तो जैसे ही मैंने किसी ने कहा तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ठीक है, तो इस तरह भी आप यहां से ड्रॉप डाउन से ले सकते हो। ठीक है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। क्लियर? तो जरूरी नहीं कि प्रॉम्प्ट करने, हम जो उसमें HTML में पढ़ रहे थे वो चीजें ही लगानी है, उसके ऊपर हम क्वालिफिकेशंस लगाते हैं। नो प्रॉब्लम्स यहां तक? ठीक है, कंडीशंस कैसे लगानी है, इफ कैसे लगाना है, एल्स कैसे लगाना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सो अब मैं अगली कंडीशंस पे चलता हूं। ठीक है, और मैंने अब यहाँ पे दो चीजें लगा दी। ठीक है, मैंने एक सिलेक्शन बॉक्स और लगा रहा हूं।
तो यहां पे कह रहा हूं सिलेक्ट जेंडर, और इसमें फिर से मैंने सिलेक्ट लगा दिया, उसको एक आईडी दे दी जेंडर। ठीक है, उसमें ऑप्शन डाल दिया मेल, या ऑप्शन हमने बंद कर दी, और फिर हमने ऑप्शन लगा दिया फीमेल। और सिलेक्ट को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, अब इसका मीनिंग पहले समझा दूं मैं करने वाला क्या हूं। ठीक है, कौन सा ऑपरेटर यूज करने वाला हूं। तो अभी मैं टेम्पररी, ठीक है, इस कोड को ब्लॉक कर रहा हूं। तो पहले समझाने के लिए कि मैं क्या करने वाला हूं, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया a, उसमें स्टोर कर दिया 2, और एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया b, उसमें स्टोर कर दिया 3। ठीक है, अब मैं सिचुएशन ये लगाना चाहता हूं कि a में 2 होना चाहिए, b में 3 होना चाहिए, तभी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में व्हेन यू वांट बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू, व्हेन यू वांट all the condition must be true, then use logical operator and। ठीक है, तो आपके पास एंड ऑपरेटर है। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर को यूज करो, इस ऑपरेटर को यूज करो, एंड ऑपरेटर को यूज करो। ठीक है, इसका सिंबल होता है डबल एम्परसेंड। ठीक है, तो जब आप चाहते हो दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, तो उस पे आप चेक लगाना चाहते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ इफ a is equals to 2 and, ठीक है, b शुड बी इक्वल्स टू 3। फिर हम मैसेज देना चाहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट h1, तो मैंने कहा कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, एल्स आई विल से फॉल्स, अदरवाइज मैं कहूंगा कंडीशन फॉल्स। तो अभी हमने कहा कि a में 2 होना चाहिए एंड b में 3 होना चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन। पहले में हम और कह रहे थे या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए या ये, यहाँ पे हम कह रहे हैं ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों ट्रू होंगी तो ही ट्रू कंडीशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे को मैसेज क्या आ गया, कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि दोनों ही कंडीशन ट्रू है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, अब a में 21 है तो a 2 के बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, तो एक कंडीशन फॉल्स है तो ये आपको फॉल्स ही देगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये आपको फॉल्स दे देगा, मतलब सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों ही फॉल्स हैं तब भी फॉल्स ही आएगा, ये भी कंडीशन अब फॉल्स होगी, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, तब भी आपको फॉल्स ही आएगा। जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है, तब तक ये ट्रू नहीं देगा आपको। तो इस केस में वहां पे आप चेक लगाते हो या वहां पे इसको यूज करते हो जहां पे आप चाहते हो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पे ये एंड ऑपरेटर चलता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो दिस कंडीशन इज ट्रू तब काम करेगा अगर इसमें 2 पड़ा है, इसमें 3 पड़ा है, और लगा दूंगा तो दोनों में से एक। ठीक है, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो ट्रू एंड फॉल्स। इज इट क्लियर।
तो अब मैंने इसको फिर से रिमार्क्स कर देता हूं, मैं ओरिजिनल कोड पे आ जाता हूं। ठीक है, मैंने फिर से फंक्शन ऑन कर लिया। ठीक है, सो अब हमने फिर से उसको रन किया, मैंने वहां पे बीए सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, हमने बस एक ही कंडीशन लगाई हुई है कि क्वालिफिकेशन बीसीओ, बीएओ, एमसीओ, एमए हो। ठीक है, तो उसको एलिजिबल कर देना है। तो अब हमने इसको रन किया, मैंने चेक किया, तो उसने कहा यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ठीक है, बट मेरा जॉब रिसेप्शन का था। ठीक है, तो मेरे पास जॉब जो था वो रिसेप्शनिस्ट का था। तो उस केस में मैं चाहता हूं कि ऊपर से वो बीए, एमए, बीसीए, एमसीए सेलेक्ट करे या बीए, एमए सेलेक्ट करे, और नीचे से फीमेल अगर सिलेक्टेड है, ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब वो एलिजिबल है। मतलब ऊपर से बीए हो या एमए हो, ठीक है, और नीचे से वो फीमेल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जेंडर उसका फीमेल सेलेक्ट होना चाहिए। तो दैट इज देन वी विल से चेक। ठीक है, तब वो कंडीशन कहे कि यू आर एलिजिबल फॉर जॉब, अदरवाइज इट शुड से यू आर नॉट एलिजिबल। मतलब ऊपर से बीए सेलेक्ट कर लिया मैंने, बट इससे मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया, तो चेक करूं तो ये एलिजिबल नहीं है, बिकॉज जेंडर इज नॉट फीमेल। तो इस कंडीशन को कैसे यूज करेंगे? तो इसमें और भी लगेगा, एंड भी लगेगा। तो ये देखो, ये तो मैंने लगा दिया और कंडीशंस। मैंने कहा क्वालिफिकेशन बीसीए हो या बीए, सॉरी, बीसीए हो या एमए हो, एमए बीए हो। ठीक है, ये मेरी और कंडीशन होगी। अब मैं इसके साथ एंड लगा देता हूँ। ठीक है, तो एंड के लिए हमारे को उसका वेरिएबल पिकअप करना पड़ेगा। तो मैंने वेरिएबल पिकअप करने के लिए यहाँ पे फिर से एक वैर डिफाइन किया, जेंडर डिफाइन किया। ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो वहां पे आईडी मैंने डिफाइन की हुई है जेंडर, उसकी वैल्यू पिकअप कर लो। ठीक है, तो उसकी वैल्यू मैंने पिकअप कर ली जेंडर पे, और मैंने यहाँ पे कह दिया एंड जेंडर शुड बी इक्वल्स टू, जैसा वहां पे हमने लिखा हो फीमेल होना चाहिए, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, मतलब एमए या बीए होना चाहिए एंड जेंडर फीमेल होना चाहिए, तब वो एलिजिबल फॉर दिस जॉब है। सो लेट मी रन। ठीक है, मैंने ऊपर से बीए सेलेक्ट किया, नीचे से यहाँ से मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ और चेक किया। ठीक है, तो उसने कुछ नहीं काम किया, कोई भी आउटपुट नहीं दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे अब फीमेल सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर भी नहीं काम कर रहा। तो यहाँ पे अगर आप इंस्पेक्ट करके देखोगे, ठीक है, तो उसने कहा इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड असाइनमेंट। ठीक है, 50th लाइन पे एरर है, यहाँ पे 50th लाइन पे एरर है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में आपकी असाइनमेंट है वो गलत है। तो 50th लाइन ये वाली है मेरी। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने पहली गलती क्या की कि मैंने कहा था जब आपने इक्वल्स टू कंपेयर करना है, ठीक है, तो वहां पे डबल इक्वल्स टू होना चाहिए, सिंगल इक्वल्स टू नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या लगा रहा था, सिंगल इक्वल्स टू। तो पहली गलती तो मैं ये कर रहा था। ठीक है, तो उसको इधर से ढूंढ लेना कि कौन सी लाइन पे आपने गलती की। अब फिर से हमने इसको रन किया। ठीक है, इसको कंसोल को चाहे ओपन ही रख लिया करो। अब बीए लिखा, मेल लिखा, चेक किया, तो उसने कहा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ठीक है, अब मैंने बीए फिर से, सॉरी, फिर से मैंने इसको रन किया। अब मैंने बीए फीमेल सेलेक्ट कर लिया, चेक किया, तो उसने कहा यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ठीक है, हमने ऊपर से एमए सेलेक्ट किया, मेल सेलेक्ट कर लिया, चेक, यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ऐसा थोड़ी होना चाहिए था। मैं ऊपर से एमए सेलेक्ट कर रहा हूँ, नीचे से मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, वो कह रहा है यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। तो ये गलत हो गया मेरा कोड, क्योंकि बीए में वो पता नहीं चल रहा था, एमए में जाके मेरे को पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ से अब मैं फीमेल करता हूँ, यू आर एलिजिबल, तो मतलब मेल भी अप्लाई कर सकता है, एमए वाला मेल भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और
कहते हैं फीमेल भी अप्लाई कर सकते, दोनों एलिजिबल। ऐसी कंडीशन तो नहीं थी मेरी कंडीशन तो कि एमए होना चाहिए और यहाँ पे फीमेल होना चाहिए, तभी एलिजिबल है। वो मेल को भी एलिजिबल कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप और एंड इकट्ठा करते हो, ठीक है, सो और कंडीशन को पहले ब्रैकेट में डालना है, इनको अलग रखना है, इनको अलग कंपैरिजन करना है, ठीक है, और फिर उसके साथ एंड कंपेयर करना है। ठीक है, अदरवाइज वो गलत कंपैरिजन करने लग जाएगा। तो और कंडीशन अगर एंड कंडीशन इकट्ठा करते हो, ठीक है, अगर मैंने ये प्रोग्राम में कुछ नहीं था, दोनों ही एंड थे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर आप एंड और को इकट्ठा कर रहे हो, और की जितनी कंडीशन है उनको पहले ब्रैकेट में रखना है, फिर उसके साथ एंड लगाना है। ठीक है, क्लियर? तो उसके कारण वो आपको रिजल्ट गलत देगा। सो लेट मी चेक अगेन। तो अब मैंने एमए सेलेक्ट किया, मेल सेलेक्ट किया, ठीक है, उसने कहा यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, फिर से हमने एमए सेलेक्ट किया, फीमेल सेलेक्ट किया, दोनों कंडीशन ट्रू है, ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। अगर ऊपर से मैंने अब सेलेक्ट किया बीसीए, तो ये कंडीशन गलत हो गई। नीचे से हमने सेलेक्ट कर दिया मेल, तो ये कंडीशन तो ट्रू है, जेंडर ट्रू है, बट क्वालिफिकेशन गलत हो गई, तो उसने कहना यू आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे जहां पे आप दोनों कंपैरिजन करना चाहते हो, एंड और, तो आपने इस तरह लिख देना है। ठीक है, क्लियर? तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो इफ के अंदर है। नॉर्मल जैसे आप इंग्लिश बोलते हो, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। एंड लगा दिया मीन्स आपको इमीडिएटली पता लग जाने दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन मेरी होनी चाहिए, तो एंड ऑपरेटर लगेगा। अगर मैं कहता हूँ ये मिल जाए या ये मिल जाए या ये मिल जाए, ठीक है, मतलब आपको तीन चॉइस दे दी, तो वहां पे और ऑपरेटर लगता है। ठीक है, तो इस चीज को बस बेसिकली ध्यान रखना है। अब इसके बाद मैं अगले प्रोग्राम पे चलता हूँ जो इफ का अनदर यूज है। अब मैंने ये सब डिलीट कर दिया यहां से, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अब मैंने वेरिएबल डिफाइन किया ए, और उसको मैंने प्रॉम्प्ट कर दिया एंटर फर्स्ट नंबर। फिर मैंने एक बी वेरिएबल डिफाइन किया, प्रॉम्प्ट एंटर सेकंड नंबर। फिर हमने वेरिएबल एक सी डिफाइन कर दिया, प्रॉम्प्ट एंटर थर्ड नंबर। तो तीन नंबर्स मैंने यूजर से पूछ लिए। ठीक है, और मेरा प्रोग्राम बनाने का पर्पस किया है फाइंड द लार्जेस्ट या बिगेस्ट नंबर। मैं लार्जेस्ट नंबर ढूंढना चाहता हूँ, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो मैंने इनको पहले न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लिया। मैंने कहा पार्स फ्लोट कर लो, बी को भी पार्स फ्लोट कर दो। तो ये सेमीकोलन लगाओ ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हो फिर बिना सेमीकोलन के भी चल जाता है। सी इज इक्वल टू पार्स फ्लोट सी। तो तीनों नंबर्स को मैंने कन्वर्ट कर लिया फ्लोट न्यूमेरिकल वैल्यू में। अब कैसे पता चलेगा सबसे बड़ा नंबर कौन है? क्या कंपैरिजन करें कि जिससे पता चले कि सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो यहाँ पे सिचुएशन क्या लगाना चाहिए? पहले ए को चेक करते हैं, तो ए शुड बी ग्रेटर देन बी। ठीक है, एंड
ए शुड बी ग्रेटर देन सी आल्सो। ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तभी हम कहेंगे कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता लग गया कि ए बी से बड़ा होना चाहिए, ए सी से भी बड़ा होना चाहिए, तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं, ठीक है, मैंने ए में 3 स्टोर किया, बी में 2 स्टोर किया, सी में 1 स्टोर किया, तो ए बी से बड़ा है, ट्रू है, क्योंकि इधर 3 पड़ा था, इधर 2 पड़ा था, इधर 3 एंड 1 पड़ा, तो ये भी ट्रू है। तो अगर मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी मैं कह सकता हूँ वो ग्रेटेस्ट नंबर है। अकेले एक नंबर से कंपैरिजन से मेरा काम नहीं चलेगा। ऐसे ही मैं दूसरी कंडीशन लगा सकता हूँ, एल्स नहीं लगेगा इस केस में। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ बी जो है वो ए से बड़ा है, बी सी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब सेकंड नंबर ग्रेटेस्ट है। बी का मैंने कंपैरिजन किससे लगा, बी ए से बड़ा होना चाहिए, बी सी से भी बड़ा होना चाहिए, तब वो कहेंगे हम सेकंड नंबर बड़ा है। ऐसे ही अब थर्ड सिचुएशन लगाओगे, ठीक है, जो आपका सी वेरिएबल है वो बी से भी बड़ा होना चाहिए, सी वेरिएबल जो है वो ए से भी बड़ा होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो सबसे बड़ा, तो हम कहेंगे थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ एल्स नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप कहोगे ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, आप एल्स लगा के ये थोड़ी कह सकते हो कि सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे 3 सिचुएशन अलग अलग लगेंगे जब आपने तीनों में से सबसे बड़ा नंबर ढूंढना। So let me run this। ठीक है, तो मेरे से फर्स्ट नंबर बोला, मैंने 3 डाल दिया, फिर 2 डाल दिया, फिर 1 डाल दिया, तो फर्स्ट नंबर मेरा सबसे बड़ा 3 2 1 डाला हुआ है, ओके किया। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, मैंने फिर से रन किया, मैंने 2 डाल दिया फर्स्ट नंबर में, 3 डाल दिया सेकंड नंबर में, 1 डाल दिया लास्ट नंबर में, तो मतलब सेकंड सबसे बड़ा है, तो मेरे पास क्या आ गया, सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब मैंने पहले में 1 डाल दिया, सेकंड में 2 डाल दिया, थर्ड में 3 डाल दिया। ठीक है, तो अब थर्ड नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट। तो यहां पे भी आप एंड कंडीशन यूज करो। ठीक है, ए बी से बड़ा होना चाहिए, ए सी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, पर अगर ऐसा कर दें, हम कह दें पहले में मैंने 1 डाल दिया, दूसरे में भी 1 डाल दिया, तीसरे में भी 1 डाल दिया, अब क्या होगा, अब आपने ऐसी कंडीशन तो बताई ही नहीं है। ठीक है, और ओके कर दिया, तो आपके पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको ये कंडीशन चेक कर सकते हो, ये भी कंडीशन लगा दो कि इफ a is equals to b and a is equals to c। ठीक है, तो आप कह सकते हो ऑल नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, अगर a b के बराबर है और a c के भी बराबर है, तो इसका मतलब सारे नंबर बराबर है। तो जो सिचुएशन हमारी रह गई थी वो भी मैंने लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कहते हैं 1 1 1, तो ऑल नंबर्स आर इक्वल्स। है, तो अगर मैं 3 2 1 कर देता हूँ, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट। तो